सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स में 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है जो हमने आज कवर करने हैं, एंड दोज आर एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, polymorphism, or you can say data abstraction. So before starting all these principles, the first very basic question: what is difference between a class and object? जैसे कार है उसके आगे फर्दर टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार कंपनीज में, तो वो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो एक कार है वो एक क्लास है। ओके, सो एक एग्जांपल इन्होंने दिया कि जैसे एक कार है, उस कार के कितने अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है, तो वो उसके क्या हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो इज दिस करेक्ट एग्जांपल? सो रिमेंबर, क्लास इज जस्ट अ रिप्लिका, इट्स अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड वाइस वर्सा ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। क्लास हमेशा एक ब्लूप्रिंट होगा, रिप्लिका होगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है, ये चेंज कभी डिफरेंट नहीं हो सकते, नेवर। तो जैसे हम कहते हैं कि अभी हमने एग्जांपल दी कि अगर हम कार की बात करते हैं तो कार के अलग अलग टाइप्स हो गए, तो दैट इज नॉट ए करेक्ट एग्जांपल। यू कैन से, जो आपकी एग्जांपल है कि सपोज कार है, एक कार हो गया, उसके अलग अलग तरह के वेरिएंट्स आ गए, ठीक है, अलग अलग तरह के टाइप्स हो गए, अलग अलग कंपनी से हो गए, तो दोज आर सब क्लासेस, नॉट ऑब्जेक्ट्स। कई बार हम ये कह देते हैं कि ये क्लासरूम हो गया और हम लोग हैं ऑब्जेक्ट। इज दैट करेक्ट? नो। क्यों? क्योंकि अभी हम फिर से क्या डिस्कस करके हटे हैं, ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर हम इसे क्लासरूम कह रहे हैं तो ये क्लासरूम एक सिर्फ एक ऑब्जेक्ट होगा, मतलब ये फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज एन ऑब्जेक्ट। और अगर हम इसका ब्लूप्रिंट बनाएं, स्केच बनाएं, तो वो क्या होगा? क्लास। ये मार्कर की बात कर लेते हैं। मार्कर एक फिजिकल टेंजिबल चीज आपके हाथ में है, वो क्या है? एक ऑब्जेक्ट। अगर उसका ब्लूप्रिंट, कभी भी जो इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में जब मार्कर की मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उसको एक स्केच चाहिए होगा पहले, या नहीं? तो वो जो ब्लूप्रिंट है वो क्या हो गया? क्लास। ठीक है। अगर हम इस क्लासरूम की बात करें तो क्लासरूम में सब क्लासेस है। सब क्लासेस कौन कौन सी? लाइक वी आर ह्यूमंस, तो ह्यूमन एक क्लास होगी। प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर की अलग से क्लास होगी। फैन है, फैन की अलग से क्लास होगी। ये फर्नीचर है, टेबल है, इसकी अलग से क्लास होगी। तो वन मेजर क्लास कंसिस्टिंग मेनी अदर सब क्लासेस, और यू कैन से अदर टाइप ऑफ क्लासेस। ये पॉइंट समझ में आया? तो कभी भी अगर हम बात करें कि सपोज हमने ये कहा था कि ये क्लासरूम एक क्लास है और हम उसके ऑब्जेक्ट हो गए, तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंगली देखो क्या वो मैच कर रही है चीज? ब्लूप्रिंट तो एग्जैक्ट होना चाहिए ना, रिप्लिका। तो ऑलवेज रिमेंबर, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, मतलब ब्लूप्रिंट का एक इंस्टेंस है। हमने एक मार्कर का स्केच बनाया, डिजाइन बनाया, उसको फॉलो करके हम कितने मैन्युफैक्चर कर सकते हैं मार्कर्स? हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, लैक्स। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। So this thing can be cleared with more clearly with the help of aggregation principles. So there are two aggregation principles. The one is a relationship, is a, and another one is has a. Is a relationship represent करेगा inheritance को, और has a relationship represent करता है nested classes को। Nested class क्या होती है? Class inside a class. So we take few examples. The first one, suppose we take a class example person. One other class car. Student. Engine. तो चार अलग अलग तरह की क्लासेस ली है हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे। पर्सन क्लास है, कार है, स्टूडेंट है और इंजन है। Now try to establish the relationship with the help of is a and has a. Now we try to establish a relationship. Person is a car. Is it correct? Person has a car. That's somewhat correct. Person has a car. Person के पास कार हो सकती है. Person is a student. Person is a student. Yes. Well, every person must be a student. Student is a person, that is more correct.
ठीक है, नॉट ऑलवेज ट्रू. स्टूडेंट इज ए पर्सन, नॉट ऑलवेज ट्रू, बट स्टूडेंट इज ए पर्सन, ऑलवेज बी ट्रू. स्टूडेंट इज ए कार, doesn't make any sense. Student has a car. Car is a engine. Car is a engine. Car has a engine. तो ये is a और has a आपको क्लेरिफाई करता है कि आपको नेस्टिंग कब करनी है, इनहेरिटेंस कब करनी है. ठीक है. So suppose in this case student is a person. तो this is a symbolic representation of the inheritance. एक आपने स्टूडेंट क्लास लेनी है, अपवर्ड एरो सॉलिड, और एक आपके पास क्या होगी, पर्सन. तो दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ स्टूडेंट इज ए पर्सन. इन दिस केस पर्सन बिकम्स अ पेरेंट क्लास और स्टूडेंट बिकम्स अ चाइल्ड क्लास. सिमिलरली सपोज यू डिफाइन टू अदर क्लासेस, क्लास कार, एंड ए सेपरेट क्लास, क्लास इंजन. So car is a separate class, engine is a separate class. So in this case, you can define the engine as an attribute inside the class car. Engine E. So when you nest some other class attribute inside some other class, that becomes what you call nesting or has a relationship. ठीक है. कार में है टायर्स, तो टायर के अलग से क्लास बनाओगे. Now car is a tire. Car has a tire and there are 4 tires. So you can define tire class separately, class tire, and you can take attribute like this, tire T1, T2, T3, T4 and so on. Maybe you can define T5 as a stepney. ठीक है. तो इस तरीके से आप एक अपने डिजाइन को क्रिएट कर सकते हो. समटाइम्स वी मे गेट कंफ्यूज्ड कि मैंने कार की बात की, इंजन की बात की, तो हम कहते हैं फटाफट से इनहेरिटेंस लगा दो, जो कि वहां पे इनहेरिटेंस नहीं लगेगी. ये क्लियर हो गया. नाउ नेक्स्ट, इनकैप्सुलेशन. सो व्हाट इज एन इनकैप्सुलेशन? सो इनकैप्सुलेशन का एक हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं. सपोज वी टेक क्लास ए कार, पर्सन ले लेते हैं. वी टेक एन एग्जांपल ऑफ क्लास पर्सन. तो पर्सन के एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं? जैसे कि नेम हो गया, एड्रेस हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर, एज. सपोज वी टेक सिंगल एट्रीब्यूट, इंटीजर, एज, एंड दैट्स इट. सपोज इतनी सी हम क्लास डिफाइन करते हैं, राइट. तो अब ये क्लास हमारी डिफाइन होगी, इसको हमने सेव कर दिया person.java से. अब इसका डेमोस्ट्रेशन करना है. कौन सी फाइल होगी हमारे पास? मेन मेथड वाली डेमो. तो डेमो क्लास में हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पर्सन p इज इक्वल टू न्यू पर्सन. Now p.age is equal to let's say 20. तो हमने p रेफरेंस वेरिएबल यूज किया, p से age की वैल्यू को सेट कर दिया 20. तो सिंपल ऐसे ही करेंगे आप. तो कैन वी सेट द वैल्यू ऑफ age, p.age is equal to 2000 और मे बी p.age is equal to -10. कैन यू असाइन? टेक्निकली यू कैन असाइन, बिकॉज हमने वहां पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, इंटीजर हमने लिया हुआ है. तो इंटीजर यू हैव टेकन एज. तो टेक्निकली यू कैन स्टोर एनी नेगेटिव वैल्यू और एनी पॉजिटिव वैल्यू, बट वी डोंट वांट टू असाइन. सपोज यू आर डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर फॉर सम कंपनी जहाँ पर मिनिमम एज हम रखना चाहते हैं 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज रखना चाहते हैं 60 ईयर्स. तो आई डोंट वांट कि वो 16 ईयर से ज्यादा हो और 18 ईयर से कम. क्लियर? तो सबसे पहले तो ये जो चीज हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर जो एज मेंबर है दैट इज एक्सेसिबल. व्हाई? बिकॉज एज मेंबर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कौन सा एक्सेस है? यहाँ पर पैकेज प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट. तो 4 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड. और डू नॉट स्पेसिफाई एनी एक्सेस देन दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट. डिफॉल्ट मींस पैकेज प्रोटेक्टेड. ठीक है. So package protected member are accessible from some other class if it is available in the same package, right? So encapsulation में write down your step number first. तो first आपको क्या करना होता है encapsulation में? You have to do the data hiding, implement data hiding. So data hide कैसे कर सकते हैं हम? तो you will declare the members private. तो मैं यहाँ पर age को private define कर दूंगा. So as soon as you define the age private here,
यहाँ पर आप ये एक्सेस खत्म कर दोगे तो दिस विल जनरेट एरर बिकॉज प्राइवेट मेंबर्स कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास। ये जो प्राइवेट मेंबर हमने एज लिया हुआ है इसके बाहर कहीं से भी एक्सेस नहीं हो सकते। वो कहाँ से एक्सेस होंगे प्राइवेट मेंबर्स? विद इन द क्लास। तो एनकैप्सुलेशन का फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? यू हैव टू मेक डिक्लेयर ऑल द मेंबर्स प्राइवेट एंड दैट इज व्हाट यू कॉल डेटा हाइडिंग। सेकेंड स्टेप के ऊपर अब इसको हाइड तो कर दिया है बट वैल्यू तो हमें असाइन करनी पड़ेगी ना। वैल्यू असाइन किए बिना कैसे कर चलेगा, राइट? तो वैल्यू असाइन करने के लिए सेकेंड स्टेप पे आप क्या करोगे? यू विल डिफाइन द गेटर सेटर्स। तो हाउ यू कैन डिफाइन द गेटर सेटर? पब्लिक void set age, let's say integer a, age is equal to a. So instead of accessing the age member directly from the p reference variable, now you cannot access because age become private. So you will call p dot set age and now you can pass the value 20. अब set age को हम क्यों एक्सेस कर सकते हैं? Because that is public and the public member can be accessed anywhere outside the class. And now you are calling the member set age and set age में वैल्यू पास की हमने 20 कहाँ पे ट्रांसफर हुई? इंटीजर a में और a से फर्दर ट्रांसफर हुई age में. So this is indirect access. But still you can pass the value here p dot set age 2000 which is again a wrong value. So you can put some conditions here. If a is greater than equal to 80 and a is less than equal to 60, only then the value of age will be assigned to age. Else you can set some default value, let's say 80. So now there is no chance कि आप एज की वैल्यू को 18 से लेस और 60 से अबव असाइन कर सकते हो। कर सकते हो? नहीं कर सकते, ठीक है? सो जैसे कैप्सूल होता है तो कैप्सूल को व्हेन यू ओपन दैट कैप्सूल देयर इज ए केमिकल इनसाइड दैट। सो हम प्रिवेंट करने के लिए कि वो ऑक्सीडाइज ना हो आउटसाइड एनवायरनमेंट से, हम उसको क्या करते हैं? कैप्सूल में कन्वर्ट कर देते हैं। द सेम थिंग वी डिड हियर। ये हमारा केमिकल हो गया। कौन? डेटा मेंबर्स। उसको पहले हमने हाइड किया और इनकैप्सुलेशन कर दी विद द हेल्प ऑफ गेटर सेटर। सो दिस इज a two-step process to protect your data members. Now one quick concern, suppose there is a class, there are 10 data members. So how many getter setter will be required there? 10 getters and 10 setters. जैसे यहाँ पे हमने setter define किया हुआ है, the same way you can define the public integer get age. And you can return the value of age here, return age, and you can call the function SOP means system.out.println p dot get age. And according to this code, you are setting the value of age is 2000, but here you will get the output 18. Clear है? तो अगर किसी क्लास में 10 मेंबर हैं तो उसमें कितने फंक्शन डिफाइन करने पड़ेंगे? 20. 10 गेटर होंगे और 10 सेटर होंगे। और इस तरह की क्लास को हम कहते हैं जावा बीन, हेवीली यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज। तो जावा बीन क्या होती है? बेसिकली इट इज फुली इनकैप्सुलेटेड क्लास वेयर यू डिफाइन ऑल द डेटा मेंबर्स प्राइवेट एंड फॉर ऑल द प्राइवेट डेटा मेंबर्स यू डिफाइन द गेटर्स एंड सेटर्स। दैट इज कॉल्ड जावा बीन। सो दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट इनकैप्सुलेशन। तो नेक्स्ट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का पर्पस क्या है? कोड रीयूज, ठीक है? तो सपोज हमारे पास एक क्लास है पर्सन, उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स लिए हमने, नेम, एज, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, which are very common attributes you can define in the person class. अब person, student is a person, doctor is a person, engineer is a person, businessman is a person. So you can define several other classes. So you can define like class student, and according to diagram, अगर person parent class है तो उसका child आपने define कर दिया, let's say student.
and this is a relationship. Student is a person. So is a relationship क्या था? Inheritance. तो inheritance क्यों करते हैं? I want to do the code reuse. तो मैं नहीं चाहता कि जो पर्सन के एट्रीब्यूट हैं बार बार मैं स्टूडेंट में भी डिफाइन करूं, डॉक्टर में भी डिफाइन करूं, इंजीनियर में भी डिफाइन करूं, ठीक है? तो उस केस में क्या कर सकते हो? क्लास स्टूडेंट, यू कैन यूज द कीवर्ड एक्सटेंड्स पर्सन. So here you can define the student specific attributes जैसे कि roll number, marks, attendance, institute, course, etc. But as soon as you extend the person class, the attributes will be get inherited. ठीक है? तो यहाँ पर कितने attributes नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 और ये कितने हैं? 1 2 3 4. So total यहाँ पर attributes कितने हो जाएंगे? 9. So this is the purpose of inheritance. So when you extend one class from another class, according to this diagram, this is a type of inheritance, single inheritance. अगर एक से ज्यादा लेवल आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जैसे कि स्टूडेंट के साथ यहाँ पर आप लिख सकते हो बीटेक स्टूडेंट, ठीक है? बीटेक स्टूडेंट को फर्दर आप कर सकते हो सीएससी स्टूडेंट, ठीक है? सो यू कैन अप्लाई द रिलेशनशिप सीएससी स्टूडेंट इज ए बीटेक स्टूडेंट, बीटेक स्टूडेंट इज ए स्टूडेंट, स्टूडेंट इज ए पर्सन. अगर एक से ज्यादा लेवल नजर आ रही हैं तो वो कौन सी इनहेरिटेंस है? मल्टी लेवल. अब स्टूडेंट हो गया बीटेक स्टूडेंट, यहाँ पर एक और ब्रांच ओपन कर सकते हैं, दैट इज एमसीए स्टूडेंट, पीजी स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, ये भी हो सकता है ना? सो इफ दिस इज द काइंड ऑफ आर्किटेक्चर यू फाइंड वेयर द मल्टीपल ब्रांचेस आर देयर, ये कौन सी इनहेरिटेंस होगी? हायरार्किकल. तो थर्ड टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज हायरार्किकल. सो समटाइम्स क्या होता है कि हमारे पास दो पेरेंट हैं ए एंड बी और दोनों इनहेरिट हो रहे हैं सी से. सो जब एक क्लास हो, चाइल्ड एक ही हो और पेरेंट दो हो, तो वो कौन सी इनहेरिटेंस होती है? दैट इज कॉल्ड मल्टीपल. सो मल्टीपल इनहेरिटेंस व्हेन वी इनहेरिट मोर देन वन पेरेंट प्रॉपर्टीज. एक से दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है? कम से कम दो होने चाहिए. बट इन जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल. आई मीन multiple inheritance is not valid in Java, though you can implement the multiple inheritance architecture in C++ only. But in Java, if you want to implement multiple inheritance, you can take use of interfaces. Interfaces क्या है ये थोड़ी देर में हम स्टडी करेंगे, ठीक है? Then last one is hybrid. सो हाइब्रिड इनहेरिटेंस में ये आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा. वन पेरेंट, टू चिल्ड्रन एंड टू चिल्ड्रन, अगेन देयर इज वन कॉमन चाइल्ड. तो दिस इज द काइंड ऑफ हाइब्रिड. डायमंड शेप नजर आएगा आपको ये. C++ में इस स्पेशल टाइप ऑफ इनहेरिटेंस को हम कहते हैं DDD, डेडली डायमंड ऑफ डेथ, विच इज अगेन नॉट अवेलेबल इन जावा बिकॉज ऑफ दिस आर्किटेक्चर. क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस अभी हम पढ़ के हटे हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में नहीं हो सकती. तो अगर मल्टीपल नहीं है तो हाइब्रिड भी नहीं हो सकती. बट एज पर थ्योरी, बट स्टिल यू कैन इम्प्लीमेंट समवट, किसी हद तक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरफेसेस ओनली. क्लियर अभी तक? एनकैप्सुलेशन इज क्लियर. इनहेरिटेंस क्या होता है? नाउ कम टू द पॉइंट पॉलीमॉर्फिज्म. सो पॉलीमॉर्फिज्म का बेसिक प्रिंसिपल है वन इंटरफेस मेनी फॉर्म्स. And there are three type of polymorphism. Broadly it is categorized in two categories: compile time polymorphism, run time polymorphism. Compile time polymorphism further two तरह की होती है: over
overriding and overloading. For example, we have a class arithmetic, and you define a function public void do sum integer x integer y and SOP x plus y. तो एक फंक्शन बनाया हमने डू सम, जिसमें दो नंबर पास कर रहे हैं, दोनों को वो प्लस कर रहा है और प्रिंट कर रहा है रिजल्ट. बट सपोज वी हैव थ्री नंबर्स, इंस्टेड ऑफ टू नंबर्स वी हैव थ्री नंबर्स. तो तीन नंबर्स को प्लस कैसे करेंगे? कैन वी पास दोज थ्री पैरामीटर्स इनटू दिस फंक्शन? नो, बिकॉज इट कंटेन्स ओनली टू पैरामीटर्स. सो यू डिफाइन सम अदर फंक्शन, maybe with the same name, do sum integer x comma integer y comma integer z and system of println x plus y plus z. So in this case you will find that there is a function name is same but the parameter list is different. Now this is the definition of overloading. Okay, so you can note down this thing. When you define same name functions with different parameter list, that is called method overloading in the same class. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि रिटर्न टाइप सेम होनी चाहिए या डिफरेंट होनी चाहिए मेथड ओवरलोडिंग के केस में. अगर मैं यहाँ पे सपोज इसकी जगह पे मैं यहाँ पे वॉइड हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटीजर. अब सपोज इंटीजर कर रहा हूँ तो रिटर्न इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग द रिजल्ट आई एम रिटर्निंग द रिजल्ट. यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा था, दैट इज ओके, बट इन दिस केस आई एम नॉट प्रिंटिंग, आई वांट टू रिटर्न. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, x plus y plus z जो भी इसका सम है उसको रिटर्न कर दिया. दैट इज व्हाई द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन बिकम्स इंटीजर इंस्टेड ऑफ वॉइड. अब ये मेथड ओवरलोडिंग है या नहीं है? यस, दैट इज करेक्ट, बिकॉज मेथड ओवरलोडिंग में रिटर्न टाइप हम कंसिडर ही नहीं करते. सो जो डेफिनेशन लिखे है उसमें आप एक चीज ऐड कर सकते हो. डेफिनेशन क्या लिखा था मेथड ओवरलोडिंग का? When you define same name functions with different parameter list irrespective of return type, that is called method overloading. तो ये कई बार एग्जामिनेशन में आ जाते हैं क्वेश्चंस कंफ्यूज करने के लिए कि डिफरेंट रिटर्न टाइप दे रखी है. यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन फंक्शन नेम सेम होना चाहिए, पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट होनी चाहिए, तो वो आपकी मेथड ओवरलोडिंग है. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रोटोटाइप? प्रोटोटाइप क्या होता है फंक्शन का? अगर मैं यहाँ पे पूछूं किस फंक्शन की बात कर रहा हूँ, सेकंड वाले की, इसका प्रोटोटाइप क्या है? मेथड प्रोटोटाइप इज कॉल्ड विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न टाइप. आपने रिटर्न टाइप को देखना है, क्या है फंक्शन की रिटर्न टाइप, उसका नेम एंड उसके पैरामीटर लिस्ट. अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन इसका प्रोटोटाइप क्या बना? इंटीजर डू सम इंटीजर इंटीजर इंटीजर. No need to declare the variable names. Now next question, what is signature? So signature is nothing but your name of the function and only the parameter list. There are two parts. So signature consists of the name of the function with parameter list. So अगर मैं method overloading की जो definition आपको बताई थी, अगर मैं उसको इस तरीके से लिखूं, इस तरीके से बताऊं कि when you define same name methods with different signatures, is this correct? Yes, it is correct. क्यों? पहली बात तो सेम नेम मेथड हमने बता दिया कि मेथड नेम सेम होना चाहिए, राइट? अब सिग्नेचर क्या होता है? सिग्नेचर होता है मेथड का नाम और पैरामीटर लिस्ट को कंबाइंड हम क्या कहते हैं? सिग्नेचर. मैं कह रहा हूँ डिफरेंट सिग्नेचर, मेथड नेम तो सेम, मैंने कंडीशन दे दी, तो डिफरेंट सिग्नेचर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पैरामीटर लिस्ट ही रहेगी वहां पर, उसको डिफरेंट कर देंगे, तो दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट. And in the case of overriding, overriding में क्या होता है? When you define same prototype method, ठीक है, इसको भी एक बार लिख लो. overriding क्या होता है? Overriding is when you define same prototype method in the child class which is already defined in the parent class. That is called method overriding.
सो सेम प्रोटोटाइप का मतलब सेम रिटर्न टाइप भी सेम होना चाहिए, मेथड का नाम भी सेम होना चाहिए, पैरामीटर लिस्ट भी सेम होनी चाहिए। तो एक एग्जांपल हम देखते हैं ओवरराइडिंग की। सपोज वी टेक ए क्लास पेरेंट and there are two methods, public void show education. Let's say education of the parent is graduate. And show religion. तो हमने एक पेरेंट क्लास ली। तो पेरेंट क्लास के केस में हमने दो मेथड ले लिए। सपोज एक कोई पेरेंट है, उसकी एजुकेशन अगर हम बात कर रहे हैं तो वो ग्रेजुएट है, और बाय रिलीजन उसका शो रिलीजन मेथड में हमने क्या शो किया हुआ, हिंदू, ही इज हिंदू। तो सम हिंदू पर्सन इज देयर हुज क्वालिफिकेशन इज ग्रेजुएशन। सिंपल। अब हम एक चाइल्ड लेते हैं, एक्सटेंड्स पेरेंट। अब जो चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट को इनहेरिट कर रही है, ऑब्वियसली पेरेंट का ही चाइल्ड है वो, तो चाइल्ड को हमने डिफाइन किया है अकॉर्डिंग टू पेरेंट। नाउ बिकॉज इन दिस केस यू आर इनहेरिट कर रहे हो, एक्सटेंड्स कीवर्ड लगा हुआ है, तो दोनों मेथड यहाँ पे इनहेरिट होंगे, हाँ या ना? यस। और अगर मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर उसका मेथड कॉल करूं शो एजुकेशन, तो क्या शो करेगा? ग्रेजुएशन। अगर रिलीजन को शो करे तो क्या रिलीजन शो करेगा? हिंदू। हिंदू मेक सेंस कि चाइल्ड का भी जो सा रिलीजन हिंदू शो हो रहा है, मेक सेंस। लेकिन एजुकेशन सेम हो सकती है चाइल्ड की? नहीं हो सकती। हो सकती है बट 100% केसेस में, 100% केसेस में सेम होगी? नहीं होगी ऑब्वियसली। और अगर हम बात करें ग्रेजुएशन की भी, तो उसका ग्रेजुएशन पास आउट एरिया हो सकता है 1980s एंड 1990s में। जो चाइल्ड है वो तो आज की डेट में पास आउट करेगा ना, तो फिर भी नहीं सेम हो सकती। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस मेथड को रीडिफाइन करना पड़ेगा चाइल्ड क्लास में। तो चाइल्ड क्लास में इसको रीडिफाइन कर लेते हैं, पब्लिक वॉइड शो एजुकेशन। सपोज यहाँ पे हमने शो कर दिया मास्टर्स, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर अगर चाइल्ड के थ्रू अगर मेथड कॉल करेंगे, नाउ इट विल शो मास्टर्स, एंड दिस इज व्हाट यू हैव डन हियर, ओवरराइडिंग। सो नाउ जस्ट कंपेयर डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई, सेम प्रोटोटाइप, व्हेन यू डिफाइन द सेम प्रोटोटाइप मेथड इन द चाइल्ड क्लास which is already defined in the parent class, that is called method overriding. अब चाइल्ड जो सा है वो इसको भी ओवरराइड कर सकते हैं, शो रिलीजन को कर सकते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में यूजुअली होता है, ये होना चाहिए। पेरेंट चाहेगा कभी जिसका जो रिलीजन है वो वही रहे, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं चाहता हूं कि वो ओवरराइड ना कर सके तो क्या करेंगे? Yes, you can put the final keyword here, final. So if you remembered, अगर आप पेरेंट क्लास में कोई मेथड को फाइनल बना दोगे तो ओवरराइडिंग गेट ब्लॉक्ड, उसको आप ओवरराइड कर ही नहीं सकते, एरर आएगा। तो वी डिस्कस द टू कॉन्सेप्ट्स, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, उसको डिस्कस करने से पहले हम एक फोर्थ कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तीन कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमने कवर अप कर दिए, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। चौथा कॉन्सेप्ट कौन सा है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन। नाउ व्हाट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन? डेटा एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली क्या है? सिंगल लाइन के अंदर वी टॉक अबाउट आइडियाज, वी डिस्कस आइडियाज, नॉट इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, एंड इट इज वेरी, you can say, different thing from the data hiding. Data hiding is a part of the encapsulation, right? But data abstraction की बात क्या कर रहे हैं? Data abstraction is basically what? We talk about ideas, we talk about the main function, user interface. We do not talk about how it is performing. We talk about what is there,
we do not talk about how it is going to be happen there. ठीक है, we can take the practical life example. Suppose you drive the car, you know where is the accelerator, where is the brake, where are the gears, gearbox, but you don't know how it is working. आपको ये नहीं पता कि ब्रेक कैसे काम कर रहा है, एक्सेलेरेटर लगाने पे कैसे काम कर रहा है, वो स्पीड अप कैसे हो रहा है, वो you don't know. So you just are focusing on the user interface, front end. You don't know how it is going to be happen at the back end. ये clear हुआ? So that is what you call data abstraction. And now the data abstraction can be implemented with the help of what? ऐसे कौन सा एग्जाम्पल है? With the help of abstract classes. Clear? So now what is an abstract class? Abstract class क्या होता है? Suppose एक क्लास की हम बात करते हैं, क्लास let's say shape. ठीक है? There is some kind of shape. किसी भी तरह की शेप हो सकती है, वो सर्कल, रेक्टेंगल, rhombus, square. These are different types of shapes. But I don't know कि which kind of shape we are talking about. Like, तो शेप की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई एरिया भी होगा. तो we take two different attributes, double area and perimeter. अगर वहां पे कोई एरिया है तो उसको कैलकुलेट करने का कोई तरीका भी होगा. So we just define the method here, void public void cal area. So कोई बता सकता है कि what should be the formula here to calculate the area of a shape? So there is an ambiguity because आपको पता होना चाहिए कि शेप कौन सी है, मैं कौन सी शेप की बात कर रहा हूँ. If I am talking about the circle, then it must be a pi r square. If I am talking about the rectangle, it is length into breadth. ठीक है? But if you don't know the type of shape we are talking about, then this is ambiguous. Ambiguity is there. तो उस केस में हम क्या करेंगे? If you don't know what is the logic to implement, but you know only one thing, there must be something to calculate the area. In this case, तो हम क्या करेंगे? इस मेथड को undefined रहने देंगे. So there is no method definition. Obviously, because we don't know how to calculate the area. Is this correct or not? आपको नहीं पता ना कि एरिया कैसे निकालना है. तो हमने क्या किया? उस मेथड को ऐसे ही रहने दिया, undefined. And when you don't define the method in a particular class, that method becomes abstract. अगर आपको ये नहीं पता कि उस मेथड को कैसे डिफाइन करना है, तो सिंपली उस मेथड को क्या करोगे? डिक्लेयर कर दोगे विदाउट बॉडी, एंड यू हैव टू यूज द कीवर्ड abstract. फायदा, अभी हम फायदे नुकसान की नहीं बात कर रहे, अभी हम इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं. कि मान लो मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि यू डिफाइन दिस क्लास विद फॉलोइंग मेथोडोलॉजीज, बट उसमें से एक चीज के बारे में आपको नहीं पता, तो क्या करोगे आप? या तो आप उसको खाली छोड़ दोगे like this, blank, ठीक है? या फिर उसको बेटर क्या करोगे? उसको डिफाइन ही नहीं करोगे. ठीक है? तो उसको अनडिफाइंड रहकर उसको डिक्लेयर करके आप एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन कर दोगे उसको. अब मुझे सपोज यहाँ पे एरिया की वैल्यू को शो करना है, उसको कैसे शो करेंगे? सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. तो आई डिफाइन अनदर मेथड पब्लिक void show area and system dot out dot println area. अब इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना, सिंपली यू जस्ट शो द वैल्यू ऑफ द एरिया. बट इन दिस केस यू वर नॉट अवेयर अबाउट दैट, तो आपने क्या किया? उसको अनडिफाइंड रहने दिया. नाउ इफ एनी क्लास कंटेनिंग एट लीस्ट वन मेथड abstract, that class becomes abstract itself. ठीक है? तो ये नोट डाउन कर लो आप. अगर किसी क्लास में एक भी मेथड abstract है तो उस क्लास को भी आप क्या करोगे? abstract बना दोगे. तो सपोज यू डिफाइन ए क्लास, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ मेथड्स, आपने सब मेथड डिफाइन कर दिए, एक मेथड नहीं डिफाइन किया, तो वो क्लास भी क्या हो जाएगी? abstract क्लास. So this is rule number 1. Rule number 2, you can create a reference variable for an abstract class, but you cannot create an instance for that class. abstract class का कभी भी इंस्टेंस नहीं बना सकते हैं. मीन्स अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ शेप,
एस इक्वल टू न्यू शेप. So this part is not possible, but this part is possible. आप एक abstract class का reference variable तो ले सकते हो, but आप एक object नहीं बना सकते आप. Remember, ये clear हो गया? अगर ऐसी कोई क्लास आप बना रहे हो जो कि abstract है, then you must define that class up to 100% extent with the help of child class. आपको एक ऐसी चाइल्ड क्लास बनानी पड़ेगी जिससे वो क्या करे, इस क्लास को इम्प्लीमेंट करे, एक्सटेंड करे और उसके सभी मेथड्स को इम्प्लीमेंट करे. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे क्लास हमने लिया शेप, दो मेथड है और दो एट्रीब्यूट्स हैं. यू डिफाइन अनदर क्लास, क्लास स्क्वायर, एक्सटेंड्स शेप. अब स्क्वायर के एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं? डबल साइड, ठीक है. एरिया पैरामीटर ऑलरेडी वहां पे इनहेरिट हो जाएंगे, तो तीन चीजें चाहिए थी, तीनों कंप्लीट हो गई. कोड रीयूज हो गया. शो एरियाज ऑलरेडी देयर, शो एरिया भी जो सा इनहेरिट हो गया. लेकिन ये मेथड भी इनहेरिट होगा क्या एरिया. इन दिस केस अगर ये इनहेरिट हो रहा है तो ये मेथड क्या है? एब्स्ट्रैक्ट. तो ये क्लास भी क्या बन जाएगी? एब्स्ट्रैक्ट. बट इन दिस केस आप जानते हो कि कैलकुलेट कैसे करना है एरिया स्क्वायर का? यस वी नो, ठीक है ना. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट? साइड इनटू साइड. तो यहां पर आप क्या करोगे? ओवरराइटिंग कर दोगे. पब्लिक वॉइड कैल एरिया व्हिच इज एरिया इज इक्वल टू साइड इनटू साइड. So when you override the method, now the inheritance for this method will be blocked. ये inherit नहीं होगा क्योंकि हमने क्या किया, उसको override कर दिया. So now in this class कोई ऐसा एक भी method है जो abstract बचा है यहाँ पर? In the square class एक method था abstract, उसको override कर दिया. ये already defined है. Now that is a complete class. ठीक है. अगर ऐसी क्लास आप बनाते हो तो ही फायदा है एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने का. या ये कह सकते हो कि जो हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, चाहे वो फायदे नुकसान के लिए नहीं बनी, पर हमें पता नहीं था तो हमने बना दी क्योंकि बनानी पड़नी थी, बिकॉज वी वर नॉट अवेयर अबाउट द लॉजिक कि इम्प्लीमेंट कैसे करना है. तो आपके पास कम से कम एक चाइल्ड क्लास ऐसी जरूर हो जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इम्प्लीमेंट करे इन द कंप्लीट वे. ठीक है. सो इन दिस केस यू कैन टेक अ रेफरेंस वेरिएबल ऑफ शेप क्लास एस, शेप एस is equal to mu square. You can take a reference variable of the parent class. अब parent class कौन है यहाँ पर? shape. उसको inherit कौन कर रहे हैं? square. reference variable मैंने इसका ले लिया और object मैंने square class को बनाया. So when you take a reference variable of a parent class and connect that reference variable to the child class object, that phenomena is called upcasting. upcasting की simple equation है, parent class का reference होना चाहिए और object होना चाहिए child class का. This phenomena is called upcasting and makes sense. child class का object यहाँ पे बना सकते हो आप square का जैसे हमने बनाया, because that is fully implemented class. ठीक है. इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया पेरेंट का, लाइक शेप, बिकॉज वो एब्स्ट्रैक्ट थी. ठीक है. और उसका सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल जरूर ले सकते हो आप. तो जैसे अपकास्टिंग होती है वैसे डाउनकास्टिंग भी होगी. तो एनी गेस की डाउनकास्टिंग क्या होगा? तो एकदम से दिमाग में आता है उसको उल्टा ही होगा. ठीक है. बट ये कभी भी नहीं होगा. तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा. सपोज ये पेरेंट है, ये इसका चाइल्ड, ये इसका चाइल्ड, ये इसका चाइल्ड, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी. ठीक है. इसको देखना ध्यान से आप. अकॉर्डिंग टू अपकास्टिंग यू आर टेकिंग ए रेफरेंस वेरिएबल ऑफ ए क्लास एंड यू कैन टेक ऑन द अदर साइड न्यू बी, और यू कैन डू न्यू सी, और यू कैन डू न्यू डी. इतना क्लियर है? इसमें ए का पेरेंट का रेफरेंस है, चाइल्ड कोई भी हो सकता है, चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड, ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड, कोई भी हो सकता है. ठीक है. बट
अगर मान लीजिए सपोज ये केस है a इज इक्वल टू आर दिस, मैंने ये चीज ले ली। अब क्या करना चाहता हूं, सपोज आई टेक सम अदर वेरिएबल दैट्स अ सी एक्स। अब यहाँ पे जो x है वो रेफरेंस वेरिएबल किसका है, c का, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम r is connected with this object of d, ठीक है, and you are taking another reference variable x। अब मैं क्या कर रहा हूं, x is equal to r, मतलब r का जो एड्रेस है वो इसमें कॉपी कर दिया। नाउ दिस x get connected to this object too, but with the help of टाइप कास्टिंग। अब टाइप कास्टिंग क्या करनी पड़ेगी, इस तरीके से बताना पड़ेगा कि ये x क्या है, ये x कौन सा रेफरेंस वेरिएबल है, c का, ठीक है। अगर ये चीज नहीं पता लगी, अब यहां से आप देखो, सपोज इंटीजर x इक्वल टू 100 है एंड बाइट y, क्या मैं इस तरीके से कह सकता हूँ y इज इक्वल टू x, नहीं कर सकते। आपको टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, y ब्रैकेट में बाइट और x। इंटीजर बड़ा है या बाइट बड़ा है, तो जब भी बड़े कंटेनर से वैल्यू को छोटे कंटेनर में ट्रांसफर करोगे टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, नेसेसरी है। बट इसके उल्टा जरूरत नहीं है, करो तो भी चलेगा, नहीं करो तो भी चलेगा। तो बड़े से छोटे में वैल्यू को ट्रांसफर कर रहे हो, यू हैव टू डू टाइप कास्टिंग। अब यहां पर बात करें x बड़ा है या फिर r, मैं r की वैल्यू को कॉपी कर रहा हूं x में, इसमें बड़ा कौन है, r, तो मुझे टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। सो व्हेन यू डाउनग्रेड द रेफरेंस, ठीक है, डाउनग्रेड करते हो आप उसको रेफरेंस को, कि मैंने पहले यहां पर ऑब्जेक्ट कनेक्ट किया था डी क्लास का, जैसे ये डी क्लास का है, इस तरीके से सी दिस AR इज इक्वल टू न्यू डी, ऑब्जेक्ट किसका है, डी क्लास का, रेफरेंस किसका है, A का। इसके बाद क्या हो जाएगा x के केस में, इस तरीके से, लेकिन इससे बराबर में हो सकता है, लेकिन इससे नीचे नहीं जाएगा। तो डाउन कास्टिंग में क्या होता है, यू आर लेवलिंग डाउन ऑफ द पेरेंट क्लास रेफरेंस टू द चाइल्ड क्लास। लेकिन कभी भी उल्टा नहीं हो सकता, उससे नीचे कभी नहीं जा सकता कि चाइल्ड क्लास का रेफरेंस ले लिया और पेरेंट का ऑब्जेक्ट हो गया, दैट इज नॉट पॉसिबल। एक लेवल पर लेकर आ सकते हो आप, इतना क्लियर हुआ। सो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड डाउन कास्टिंग। सो ये एक कॉन्सेप्ट आपका कवर हो गया, अप कास्टिंग एंड डाउन कास्टिंग, ठीक है। ये यूजुअली यूज होता है जब हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते, उसके रेफरेंस से हम यूज करते हैं चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है जी, क्लियर है। अब उसके बाद वापस आते हैं, हमने किया था एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में, थोड़ा सा स्टडी किया था एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है। नाउ वी टेकन अनदर एग्जांपल, सपोज देयर इज ए क्लास hello, and inside the hello class there are two methods, public void public abstract void x, public abstract void y। सो दोनों मेथड्स वहां पे मैंने abstract ले लिया, undefined x and y। क्लास का नाम क्या लिया हुआ, हेलो। अगर एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो तो क्लास भी क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट। सो यू कैन डिफाइन एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हियर। अगर ऐसी कोई क्लास हो जिसमें सभी मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट हो, ऑल द मेथड्स आर एब्स्ट्रैक्ट, तो वो कौन सी क्लास होती है आपकी, प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। सो द प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इफ ए क्लास कंटेन्स ऑल द मेथड एब्स्ट्रैक्ट, दैट क्लास इज कॉल्ड प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। And the pure abstract class is nothing but is an interface. So interface को आप ये माइंड में रख लो कि interface is nothing but a class. Which class? Pure abstract class containing all the method abstracts. So इस कोड को मैं दोबारा से रीकोड कर सकता हूँ, which is a equivalent 100% equal code। कैसे? abstract class की जगह कीवर्ड यूज करेंगे interface। हेलो, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट जोन से बाय डिफॉल्ट होते हैं, इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, यू विल सिंपली डिक्लेयर void x void y, that's it। So this is 100% same code as of this।
सो इंटरफेस में बाय डिफॉल्ट मेथड्स पब्लिक होते हैं, क्लास में बाय डिफॉल्ट मेथड पैकेज प्रोटेक्टेड होते हैं। थोड़ा बेसिकली कॉन्सेप्ट को समझना है आपने यहाँ पर। एब्स्ट्रैक्ट क्लास की जरूरत कहाँ से पड़ी थी? वो जरूरत नहीं थी, वो मजबूरी थी। क्यों? क्योंकि जब किसी मेथड के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वो मेथड को छोड़ना पड़ेगा एज इट इज। और अगर मेथड अनडिफाइंड होगा तो वो मेथड क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट। अगर मेथड एब्स्ट्रैक्ट एक भी है तो वो क्लास क्या होगी? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अगर सारी मेथड एब्स्ट्रैक्ट है क्लास के अंदर तो वो क्या होगी? प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज नथिंग बट एन इंटरफेस, and that is what you call the data abstraction, because interface contains all the methods, declarations. Suppose car के लिए हम बात कर रहे हैं, interface car. To take another example, interface car. यहाँ पर हम मेथड डिफाइन करते हैं void brakes, braking, void speeding, void changing gear, etc. etc. So you define an interface that is basically user interface, and you define this interface and deliver to the coder. कंपनी होती है ना इंडस्ट्री, वहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर कौन काम करते हैं? टीम लीडर्स। टीम लीडर्स के अंदर कौन काम करते हैं? डेवलपर्स। डेवलपर के साथ कौन काम करते हैं? टेस्टर्स, टेस्टिंग वाले। तो टीम डिजाइनर का काम क्या होता है? लीडर्स का, दे वर्क ऑन द हाई लेवल प्रोग्रामिंग, दे डिजाइन द इंटरफेसेस ओनली। तो इंटरफेसेस बना के किसको दे देते हैं? वो डेवलपर्स को, प्रोग्रामर्स को। ठीक है, और वो क्या करते हैं? इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हैं और कोड को डिफाइन करते हैं, लॉजिक को डिफाइन करते हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई डेटा एब्स्ट्रैक्शन में मैंने आपको बताया था वी टॉक अबाउट आइडियाज नॉट द इम्प्लीमेंटेशन। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेस। आई एम नॉट यूजिंग द कीवर्ड हियर एंड, क्योंकि इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ही चीज है। नाउ दिस इज योर प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये इंटरफेस हो गया। अगर मैं इस क्लास के अकॉर्डिंगली कोड बनाता हूँ, अगर तो मैं इसको हेलो को एज ए क्लास ले रहा हूँ तो दिस इज अ सिंबॉलिक नोटेशन हेलो। ठीक है, अगर मैं इसका एक चाइल्ड क्लास बना रहा हूँ, मैं उसका क्लास का नाम दे रहा हूँ लेट्स से क्लास वर्ल्ड एक्सटेंड्स हेलो, and you define both methods here overriding. आप मान लो यहाँ पे overriding कर रहे हो, x को भी override कर लिया और y को भी override कर लिया। According to this, इसकी डायग्राम क्या बनेगी? वर्ड। और ये सॉलिड अपवर्ड एरो लाइन के रिप्रेजेंट कर रही है। इज ए रिलेशनशिप एक्सटेंड्स कीवर्ड, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एक्सटेंड्स इज ए, that is what you call inheritance। इतना क्लियर है? बट अगर मैं हेलो को कंपैरेटिवली टू दिस इंटरफेस ले रहा हूं तो इंटरफेस को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एंगुलर ब्रैकेट्स हेलो। और अगर हम क्लास वर्ल्ड की बात करें, मैंने इसकी जगह पे ये ले लिया इंटरफेस, तो मैं यहाँ पे एक्सटेंड की जगह क्या यूज करूंगा? इंप्लीमेंट्स हेलो। तो सिंबॉलिकली ये डॉटेड लाइंस आ जाएगी और ये क्या बन जाएगा? वर्ड, एंड दैट इज रिप्रेजेंटिंग इंप्लीमेंट्स। सो दिस इज अ UML रिप्रेजेंटेशन ऑफ inheritance with the help of class, and this is inheritance with the help of interface। अब इस केस में मान लो मैं एक और सॉलिड एरो ले रहा हूँ यहाँ पर, ये पॉसिबल है? एक और सॉलिड एरो का मतलब क्या हुआ? मल्टीपल इनहेरिटेंस। यू आर ट्राइंग टू डू मल्टीपल इनहेरिटेंस, बट इन जावा इट इज नॉट अवेलेबल। लेकिन इसको इंटरफेस में कन्वर्ट करने की ये चीज आ गई हमारे पास। यू कैन डू मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन as many as you want. You cannot extend more than one class, but you can implement more than one interface। Okay, अगर ये चीज क्लियर है तो यहाँ पे कुछ चीजें बताओ आप मुझे। Suppose this is A, B, C। ये नोटेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। Technically this is class A, this is class B,
extends A. This is class C extends B. Clear है? So this is class B implements A. This is class C extends B. So ये क्या बना? इंटरफेस. इसका अगर कोड बनेंगे तो क्या करेंगे? दिस इज इंटरफेस ए, और ये क्या बना? इंटरफेस ए इंप्लीमेंट्स बी. सॉरी, इंटरफेस बी इंप्लीमेंट्स ए. दिस इज नॉट पॉसिबल. सो रिमेंबर, वन इंटरफेस कैन नॉट इंप्लीमेंट अदर इंटरफेस. इंप्लीमेंटेशन का मतलब ही क्या होता है? हमने फंक्शन को डिफाइन करना है जो एब्स्ट्रैक्ट था. तो इंटरफेस में तो हमें पता है पहले से ही सभी फंक्शन क्या होते हैं? अनडिफाइंड. ये क्या बना? क्या बना टेक्निकली? क्या कोड पर क्या बनेगा? दिस इज इंटरफेस ए. व्हाट अबाउट दिस? इंटरफेस बी. आगे एक्सटेंड्स ए. And yes, that is possible. One interface cannot implement other interface, but one interface can extend the other interface. दो कमियां उसमें थी, दो इसमें थी, तो टोटल कितनी होगी? 4. कमियां क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बात कर रहे हैं यहाँ पर. ठीक है? तो x में सपोज दो मेथड है, x और y. यहाँ पर है y और z. आफ्टर एक्सटेंशन फाइनली b में कितने मेथड होंगे? अनडिफाइंड. अगर A containing two methods x and y and B containing y and z, टोटल कितने हो जाएंगे? 3. क्योंकि ये बेसिकली ओवरराइट हो रहा है, x यहाँ पे इनहेरिट हो जाएगा. और अगर कोई B को इंप्लीमेंट कर रहा है, सपोज C, सो नाउ दिस इज क्लास C इंप्लीमेंट्स B. तो C को कितने मेथड इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे? 3, x, y और z. Only then you can create an instance of a C class. Otherwise C class भी क्या हो जाएगी? Abstract. Clear है? This is called UML representation, Unified Modeling Language. This is high class design. मतलब जो मैंने आपको बात की, इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट मैनेजर हो गए, टीम लीडर्स हो गए, वो इसमें बात कर रहे हैं. So they are talking about ideas, not the implementation. Implementation part given to the blue collar job holders. That is called developers. So encapsulation is done, inheritance is done, polymorphism दो तरह की हमने कर ली, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग. एक लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग दोनों किसके अंडर आते थे? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है? अब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एक एग्जांपल देख लेते हैं. ये मैंने लास्ट में इसलिए करवाया क्योंकि मुझे इसमें इंटरफेसेस की जरूरत पड़नी थी. नाउ सपोज अगेन वी टेक इंटरफेस शेप. This is the interface and implementing by square, circle, rectangle and so on. Maybe you can take triangle here, triangle, right angle triangle, आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो ये पॉसिबल है ना इस तरीके से. तो ट्रायंगल के आगे फर्दर दो साइड. राइट एंगल ट्रायंगल इज ए ट्रायंगल. ट्रायंगल इज ए शेप. सो दिस इज कंप्लीट परफेक्ट इनहेरिटेंस. ठीक है? सो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस, जब हम मेन मेथड की बात कर रहे हैं, तो मेन मेथड में मैंने एक सिंगल रेफरेंस वेरिएबल लिया, लेट्स से शेप s. Because shape is what? Shape is an interface. Interface is what? Interface is nothing but a abstract class. Abstract class का आप एक रेफरेंस वेरिएबल ले सकते हो पर ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते. And according to upcasting, you can connect this reference variable to, let's say, triangle class. It is possible. And you can perform some operation. Let's say s dot cal area, etc. etc. ठीक है?
after performing some kind of operation, you can reuse this shape as variable for some other class object, new square. And again you can calculate area and so on. Same reference variable you can take for new rectangle. So according to this, you can taking only one reference variable s. So first you connected the object, ट्रायंगल क्लास का ऑब्जेक्ट किया कनेक्ट, उसके बाद इसको डिस्कनेक्ट करके दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा कनेक्ट किया, स्क्वायर, फिर स्क्वायर को डिस्कनेक्ट करके तीसरा ऑब्जेक्ट कौन सा कनेक्ट किया, रेक्टेंगल. सो इट इज एक्टिंग लाइक बल्ब्स. मार्केट में 3, 4, 10, 15 बल्ब्स लेकर आए, ठीक है ना. तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हर बल्ब को टेस्ट करने के लिए अलग अलग होल्डर चाहिए, नो सिंगल. तो एक एक पे बल्ब पे लगाएंगे, उसको टेस्ट करके देख लेंगे. तो सेम हियर वी आर डूइंग द इम्प्लीमेंटिंग द सेम कॉन्सेप्ट हियर. तो इट इज एक्टिंग लाइक ए होल्डर, ठीक है. पहले हमने कनेक्ट किया ट्रायंगल वाला बल्ब, उसको प्रोसेस किया, चलाया, खत्म. जैसे ही मैंने उसको कनेक्ट किया स्क्वायर के साथ, तो ट्रायंगल वाला ऑब्जेक्ट को क्या हुआ, डिस्ट्रॉयड. किसने डिस्ट्रॉय किया उसको, गार्बेज कलेक्टर ने, जीसी ने, ठीक है. उसके बाद फिर स्क्वायर के बाद रेक्टेंगल को कनेक्ट किया एंड सो. So this is the special type of polymorphism. You can consider this is one interface, मतलब one reference variable and many objects and many forms. So this is a polymorphism. And runtime क्यों polymorphism इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि जो objects है उसने अपना memory space कब लेना है, compile time पे या run time पे. So the operation कब perform होगा, obviously जब object बनेगा. तो it means this is runtime polymorphism. Right? And here we are calling the method, you can see cal area, cal area, cal area. Cal area हमने s से कॉल किया. Is there any change s dot cal area में और s dot cal area में कोई change है यहाँ पर? No. Only the change is there with respect to the object. ठीक है. तो ये आपकी कौन सी है, ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव हो रही है. और इस चीज को हम क्या कहते हैं, ऑल्सो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. इसको हम कहते हैं लेट बाइंडिंग. मतलब जो मेथड आपका बाइंड हो रहा है, जो मेथड आपका कॉल हो रहा है एट द रन टाइम लेट, उसको बोलते हैं लेट बाइंडिंग. लेकिन जो मेथड आपका कॉल हो रहा था उसको आपने कंपाइल टाइम में ही कॉल कर लिया. बेसिकली कॉल इन द सेंस उसका कोड रिप्लेस कर दिया, उसको क्या बोलते हैं, अर्ली बाइंडिंग. तो लेट बाइंडिंग का ऑपोजिट क्या हुआ, अर्ली बाइंडिंग. और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को क्या कहते हैं, इसके ऑपोजिट में कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. लेट बाइंडिंग इज ऑल्सो नोन एज डायनामिक लिंकिंग. लेट बाइंडिंग इज ऑल्सो नोन एज डायनामिक लिंकिंग, ऑल्सो नोन एज डायनामिक बाइंडिंग. ठीक है. और अगर हम ट्रायंगल में हीरोज फॉर्मूला होता है, अगर हम ट्रायंगल में डिफाइन कर रहे हैं कैलकुलेट एरिया, तो यू विल इंप्लीमेंट द हीरोज फॉर्मूला. राइट एंगल ट्रायंगल निकालने में एरिया का कुछ और मेथड हो सकता है. ठीक है. तो बेसिकली क्या होगा, वहां पे भी ओवरराइड हो जाएगा. तो जब हम एस से कैलकुलेट एरिया कॉल कर रहे हैं तो ये मेन चीज चेक करी जाती है. एक बार ध्यान देना सभी लोग, हमने यहाँ पर पेरेंट का रेफरेंस लिया और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट. जब हम मेथड कॉल कर रहे हैं तो ये नहीं देखा जाएगा कि पेरेंट का रेफरेंस हम कौन सी क्लास का रेफरेंस यूज कर रहे हैं. देखा ये जाएगा कि ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का है. अगर मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का कनेक्ट कर रहा हूँ एज रेफरेंस वेरिएबल एस के साथ, तो कैलकुलेट एरिया मेथड कौन सा कॉल होगा, इस क्लास का. ठीक है. अगर हमने स्क्वायर की बात की तो इस क्लास का मेथड कॉल हो रहा है. अगर हम ट्रायंगल का ऑब्जेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं तो इस क्लास का मेथड कॉल हो रहा है. इस चीज को बेसिकली हम एक और नाम देते हैं, यू कैन राइट डाउन दैट नेम, वेरी इंपॉर्टेंट, डायनामिक मेथड डिस्पैच. सो डायनामिक मेथड डिस्पैच में क्या हो रहा है,
You are taking care of the object, which class object has been connected to the reference variable. तो वहां पे क्लास को आप देखोगे कि कौन सी क्लास कनेक्ट है उस रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू, राइट? So same reference variable can be connected to square class, triangle, right angle triangle, isosceles triangle, rectangle. तो जो भी क्लास का ऑब्जेक्ट कनेक्ट होगा उसी क्लास का मेथड कॉल होगा, ठीक है? So that's it. This is all about your object-oriented architecture in Java, containing the 4 major pillars. कौन-कौन से? Data abstraction, encapsulation, inheritance और immutable. तो ठीक है जी, डन. आज के लिए इतना ही करते हैं. ओके, थैंक यू.